हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जो आपकी बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट से आपको क्या समझ आता है, आइए देखते हैं। Fundamental unit is that smallest identical structure which creates the whole body. For example, अगर हमारे पास एक बॉल है तो इस बॉल की smallest identical structure क्या होगी? एटम्स। ये बहुत छोटे एटम से बना होगा। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें एक बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग किससे बनी होगी? ब्रिक्स से। और ये ब्रिक्स इवेंचुअली बने होते हैं एटम से। अब अगर बात करें हम एक ट्री की, ये ट्री है। अब ये ट्री किससे बना होगा? लीव्स से। और लीव्स भी किससे बनी होंगी? सेल से। ये हज़ारों करोड़ों सेल से बनी होंगी, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुई? वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट एटम हुआ, क्योंकि एटम जो सेल है वो भी करोड़ों अरबों एटम से जुड़ के बना है। लेकिन अगर हम देखें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो सेल होगी। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो हर जगह है, लेकिन जो सेल है वो एक लिविंग मैटर है। एटम इज़ नॉट अ लिविंग मैटर, सेल इज़ अ लिविंग मैटर। तो इसीलिए जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज़ सेल। अब सेल के बारे में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा एक ट्री है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेल से ही बना है। तो इसीलिए सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। फंक्शनल यूनिट क्यों? वो इसीलिए कि जो भी प्रोसेसेस इस पूरे ट्री में होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, से लेकर सब कुछ जो है वो एक सेल के अंदर भी परफॉर्म होता है। और इसीलिए सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट भी है। सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी, राइट। तो सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल को सबसे पहले ढूंढा किसने था। हिज नेम वॉज रॉबर्ट हुक। इन 1665। अब इन्होंने किया क्या था, जो ये ट्री है ना, इसकी जो सबसे इसके ट्रंक की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है बार्क। अब बार्क से उन्होंने एक सब्सटेंस निकाला जो था कॉर्क। उन कॉर्क सेल को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। 1665 ही वो टाइम था जब माइक्रोस्कोप नए नए आए थे। तो इन्होंने कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें कुछ इस तरह से दिखा। ऐसे खूब सारे कंपार्टमेंट्स उन्हें बने हुए दिखे। तो उन्होंने फिर उसको और ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने देखा कि वो सारे कंपार्टमेंट्स जो है वो सिमिलर हैं। यानी कि जो कॉर्क सेल्स थे वो सब सिमिलर थे, और जो पूरा कॉर्क यानी कि जो बार्क से उन्होंने सब्सटेंस निकाला था वो सब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स या कंपार्टमेंट से बने हुए थे। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया सेल्स। क्यों? क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम। तो इन्होंने सेल को जो कंपार्टमेंट्स उन्हें दिख रहे थे उसका नाम दे दिया सेल। अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उन्होंने सेल को देखा तो उसके अंदर हम लोगों ने और ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर दी। तो देखा जाए तो ये हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना, जिससे कि हमें आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला।
अब ये जो सेल्स हैं ये किसी ऑर्गेनिजम्स में कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है इनटू 2 कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे नाम से पता चल रहा है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है। यूनी यानी कि सिंगल और सेलुलर यानी कि सेल, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, तो इस तरह से ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में भी पता चला। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक जिन्होंने हमें बताया सेल के बारे में। अब अमीबा के बारे में एक बात है कि अमीबा जो है उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वो बहुत इरेगुलर शेप में पाया जाता है। कभी उसका शेप ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी कुछ भी, फ्री और इरेगुलर शेप्स में वो पाया जाता है। और इसके अलावा बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अगर आपको किसी और का नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब दूसरी कैटेगरी आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर, फिर इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। तो वो पूरी बॉडी, यहाँ पर जो ट्री है वो भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबके सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो आपको एनिमल्स दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं, ये सब, ओके। तो अब हम बात करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दी गई है। सबसे पहली है अनियन बल्ब एक्टिविटी, जिसमें हमको क्या करना है, सिंपल एक अनियन लेना है, उसकी जो लीव्स होती हैं उसको निकाल के उसकी कॉनकेव साइड से उसकी एपिडर्मिस निकाल देते हैं, और फिर उस एपिडर्मिस का एक छोटा सा पोर्शन लेके स्लाइड के अंदर उसे व्यू करते हैं। तो हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ इस तरह का। यहाँ की स्लाइड हो गई, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है हमें। तो अब ये है क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये है सेल्स, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, किसने पहली बार देखा था कि न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो अभी तक हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल के बारे में बताया, और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। अब इसकी दूसरी एक्टिविटी आती है जिसमें जो राइटर है वो कहता है कि लीफ की सिमिलर इस तरह से स्लाइड बनानी है एंड देन दोनों को कंपेयर करना है, इट्स सिंपल। फिर अगर बात की जाए जो सेल्स हैं उनके कई अलग अलग शेप एंड साइज़ भी होते हैं। जैसे हमने अमीबा के बारे में सुना कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो बहुत इरेगुलर शेप्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनका शेप और साइज़ फिक्स्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो उनका फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना, उसकी लंबी लेंथ की वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, इस वजह से वो फैट स्टोर कर सकते हैं जो उनका प्राइमरी फंक्शन भी है। तो ये जो सेल्स हैं ये काफ़ी अलग अलग शेप और साइज़ में मिलते हैं, जिससे कि इनका जो फंक्शन है उसमें इनको काम करने में हेल्प मिलती है। तो उनके शेप और साइज़ के थ्रू वो अपने फंक्शन की एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। तो अब ये जो शेप एंड साइज़ है वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं? वो होता है डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू।
अब ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम बांट लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट होता है उसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। हमारा स्टमक होता है, उसका क्या काम होता है? डाइजेशन करना। तो इसीलिए सेल्स में भी काम बांट दिया जाता है। पर ये काम बांटते किसके बीच में है? वेल, अगर सेल का एक बहुत ही जनरल और बेसिक सा अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया सेल, जिसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल से मतलब क्या? सिलेक्टिवली यानी कि ये सिलेक्शन करती है किसका? क्योंकि सबसे आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्ट करती है कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर आनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, अब उसमें आप किसी को भी तो अंदर आने दोगे नहीं। इसी वजह से यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन एक तरह से इसका प्रोटेक्टिव शील्ड है कि ये किसी भी हरे गहरे को अंदर नहीं आने देगा। जो चीज़ें सेल के लिए अच्छी हैं वो उन्हें अंदर आने देता है और जो चीज़ें सेल बाहर निकालना चाहता है वो उसे बाहर जाने देता है। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। अब आता है ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब पूरे जो सेल है इसमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है पूरे सेल में, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही वो चीज़ है जो जिसके बीच में जो फंक्शंस होते हैं एक सेल के वो डिवाइडेड होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देन हमारे पास राइबोसोम्स आते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत कुछ होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्हें बेसिकली कहते क्या है? ऑर्गेनेल्स। ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके थ्रू ही जो सेल है इसका फंक्शन चलता है। क्यों? एज आई सेड, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये क्या करते हैं? सारा काम बांट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आपके मम्मी पापा होंगे तो मम्मी अगर होम मेकर हैं तो वो घर का काम करती हैं और पापा बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन क्या हो गया? हमने क्या किया? हमने काम को बांट दिया जिससे कि काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाए और किसी एक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो NCERT है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मोटोनो का सेक्शन, और इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने पहले ही कवर कर लिया है कि रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था सेल के बारे में, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक के अलावा एक हमारे ल्यूवेनहॉक भी थे जिन्होंने सेल देखा था, फ्री लिविंग सेल, किसमें? पॉन्ड वाटर में। ल्यूवेनहॉक। इन 1674 इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स देखे थे इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पुरकिंजी। इन्होंने हमें बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है?
प्रोटोप्लाज्म जो है वो होता है सेल का लिविंग पार्ट, जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास कवर होता है। इसमें बहुत सारे जो है किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म इज़ बेसिकली द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बारे में हमें किसने बताया? पुरकिंज ने। ठीक है, अब इसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी ये 3 साइंटिस्ट ने दी थी, जो थे थियोडोर श्वान, मैथियस क्लीडेन और रुडोल्फ वर्च्यू। इन 1839 हमारे थियोडोर श्वान और मैथियस क्लीडेन ने अपने कुछ पॉइंट्स दिए अबाउट सेल थ्योरी। इन्होंने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल, ये भी हमने पहले बात कर दी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सेल थ्योरी है तो पक्का सेल के बारे में कुछ होगा। ठीक है, अब सेल आपको हर जगह दिख जाते हैं, हर किसी की बॉडी में होता है। तो ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल, तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। ठीक है, अब इफ़ ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल तो क्या हो गया? सेल, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी सेल से बना है तो उसका कुछ फंक्शन भी होगा ना, तो सेकंड पॉइंट ऐसे बन गया दैट सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल, याद हो गया। अब इन्होंने एक और पॉइंट दिया था जिसको बाद में डिसअप्रूव कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि सेल का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। सेल का ओरिजिनेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू हुआ, जिसे एबायोजेनेसिस भी कहता है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी इस लेवल पे, अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। बट बेसिकली एबायोजेनेसिस क्या होता है? लिविंग सेल का बनना थ्रू नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। सिंपल, ठीक है। अब इनका जब ये पॉइंट डिसअप्रूव हो गया तो इसकी जगह पे कोई दूसरा पॉइंट भी तो आया। तो अब आते हैं हमारे रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने 1855 में अपना पॉइंट दिया और इन्होंने कहा ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अब ये क्या है भाई? इसका मतलब दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने भी बेसिकली सेल कैसे ओरिजिनेट होता है, सेल आया कहाँ से, उसके बारे में बताया। पर इन्होंने कहा कि एक सेल जो बन रहा है वो दूसरे सेल के थ्रू बना है। अब इसके आगे हम लोग इसमें बहुत पढ़ेंगे, जैसे मायोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये पॉइंट कहाँ से आया? सेल थ्योरी के 3rd पॉइंट से, जो रुडोल्फ वर्च्यू ने कही। तो अब सेल थ्योरी में बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला, दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड ऑफ 1 और मोर सेल। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल है, तो वो क्या हो गया? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब 3rd पॉइंट रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या दिया? दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिंपल। ये 3 साइंटिस्ट के नाम बहुत आते हैं, याद रखना है। और ये जो ल्यूवेनहॉक है, पुरकिंज है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक है, ये कुछ 4-5 साइंटिस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है और इनको आना ही है एग्ज़ाम में, इनमें से किसी को, तो ये याद रखना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो भी मैंने पूछा उसके बारे में कमेंट करें, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अपनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।